नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम कन्फॉर्मल मैपिंग। स्टार्ट में जब हमने डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस तरह रियल फंक्शंस में डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी पॉइंट किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है तो उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा बेसिकली डेरिवेटिव उस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। फिजिकली हम जैसे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो वो आपको वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी में चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है। ये उस डेरिवेटिव के फिजिकल मीनिंग्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फिजिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग उस तरीके से हम नहीं डिड्यूस कर सकते। ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक इसका यूज आगे चलकर आएगा। तो यहां पर इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसका यूज है डेरिवेटिव का या एनालिटिसिटी का। तो देखते हैं इसको कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है। अ मैपिंग दैट प्रिजर्व द एंगल is called conformal mapping. In other words, the angle between any two intersecting arcs in the z-plane is equal to the angle between the images of the arcs in w-plane. Complex mappings have such property are known as conformal mapping. क्या मतलब क्या इसका देखें। जब आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो इसको आप यूं लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ ऑफ Z। अब Z जो होता है ये फर्दर X और Y पर डिपेंड कर रहा होता है और W के भी दो एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो Z जो है इसका आप प्लेन इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये आप इसको नाम देंगे Z प्लेन का कि ये Z प्लेन है। जी इसी तरह ये इसका आप कह दे कि रियल एक्सिस है एक्स वाला और वाई वाला इसका इमेजिनरी एक्सिस है। बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यू के भी दो वेरिएबल्स हैं, उनके लिए भी आप यहाँ पर इस तरह का एक प्लेन बना लें। तो ये इसको आप डब्ल्यू प्लेन का नाम देंगे। तो ये आपके पास है डब्ल्यू प्लेन। इसको आप सपोज कर लें कि ये यू एक्सिस है रियल एक्सिस और ये आपके पास वी एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस। अब कन्फॉर्मल मैपिंग का मतलब ये है कि आपने यहां पर एक कर्व ली, इस तरह की कोई भी ये कर्व है और इसके साथ इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक और कर्व ले ली। ये कोई कर्व C1 है, ये कोई कर्व C2 है। इन दोनों कर्व्स के दरमियान था एंगल थीटा। एंगल क्या है? थीटा। अब मैंने ये जो C1 है इस कर्व के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट किया। तो जब पुट करते गए तो मुझे उसके बदले में कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी एक कर्व मिली इस तरह की। फिर मैंने C2 जो है उसको इस फंक्शन में मैप करवाया तो उसके लिए भी मुझे एक कर्व इस तरह की मिल गई। अब जब मैंने इस कर्व का एंगल फाइंड आउट किया, फर्ज कर ले कि ये कर्व C1 प्राइम है और ये कर्व C2 प्राइम है। जब मैंने इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल देखा तो ये भी थीटा ही था। दोनों में एंगल जो था उसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, उसकी डायरेक्शन भी सेम थी। सही है, तो ये जो मैपिंग है इस मैपिंग को आप कन्फॉर्मल मैपिंग का नाम देंगे। फर्दर इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि WF of Z be a complex mapping defined in a domain D and Z not be a point in D. Then we say that W is conformal at Z naught if for every pair of smooth oriented curves C1 and C2 in D
intersecting at Z0, the angle between C1 and C2 at Z0 is equal to the angle between the image curves. इनकी जो कर्व्स हैं जो इमेज के तौर पर हमें मिली हैं C1 प्राइम और C2 प्राइम at f of Z0 in both magnitude and sense, उस लिहाज से ये दोनों सेम है। ये अपनी वीडियोस प्लीज बंद कर लें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने जी प्लेन के अंदर दो कर्व्स ली जो इंटरसेक्ट कर रही थी, उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जितना भी एंगल था उनकी जो इमेजेस कर्व है उनमें भी उतना ही एंगल होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ऐसी मैपिंग को आप कन्फॉर्मल मैपिंग का नाम देते हैं। फर्दर इसको मालूम करने के लिए कि कोई फंक्शन कन्फॉर्मल है या नहीं है, उसका तरीकेकार, इफ f इज एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन D, f आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एट इन अ डोमेन D कंटेनिंग Z0, अगर Z0 के ऊपर डेरिवेटिव 0 नहीं आता, then the function W is conformal mapping at Z0। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव का थोड़ा सा यूज आ गया हमारे पास ज्योमेट्री को देखने के लिए कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और किसी पॉइंट पर वो 0 नहीं आता, तो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन जो होगा वो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा। तो एनालिटिसिटी इज द नेसेसरी कंडीशन जी। द एंटायर फंक्शन f ऑफ z इज कन्फॉर्मल। एंटायर वो होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स में ही एनालिटिक होता है एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो a z निकलता है, e रेज टू पर z, और ये किसी भी कीमत के लिए z की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होता। इसी तरह g ऑफ z अगर आप z स्क्वायर ले लेते हैं इज कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स दैट आर नॉन जीरो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं वो 2z आ जाता है। तो ये 2z जो है ये 0 की इक्वल तब होगा जब आप z की वैल्यू 0 लेते हैं, अदरवाइज किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये z स्क्वायर वाला फंक्शन तमाम वैल्यूज के लिए कन्फॉर्मल होगा सिवाय ओरिजिन के, ओरिजिन पर ये कन्फॉर्मल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज एनालिटिक एट पॉइंट z0 एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब एक फंक्शन आपने लिया वो z0 के ऊपर एनालिटिक है और इसका जो डेरिवेटिव है वो यहां पर, सॉरी ये डेरिवेटिव मैंने लिखना था 0, यहां पर 0 आता है, इट्स डेरिवेटिव इज 0, देन z0 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसी तरह एंगल मैग्निफिकेशन एट क्रिटिकल पॉइंट्स, f आपके पास एक एनालिटिक है, फंक्शन है, और z0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो n आपने एक ऐसा इंटीजर लिया जो 1 से बड़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो, n-1th डेरिवेटिव भी 0 और nth डेरिवेटिव नॉन 0 हो, then the angle between two curves intersecting at z0 is increased by a factor of n by this complex mapping. In particular, f of z is not a conformal mapping at z0। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर द मैपिंग इज कन्फॉर्मल। अब वहां पर वही हम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है और जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैपिंग जो होगी वो कन्फॉर्मल होगी। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जी साइन जी, ये एक एंटायर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जो होता है साइन का वो कॉज होता है।
अब हमने इसके जीरोज निकालने, कॉस के जीरोज। अभी एक पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कॉस के जो जीरोज होते हैं वो ऑड मल्टीपल्स होते हैं, सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स होते हैं। सो ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इन तमाम वैल्यूज के ऊपर फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव जीरो है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। देयरफॉर sin z is conformal mapping at all z that are not equal to odd multiple of pi by 2। ठीक है, तो वो ये जो उसके बाद जो अगला थ्योरम था उसकी भी स्टेटमेंट यहाँ पर उसका भी एग्जांपल दी हुई है कि W sin z है, ये कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। अब आप देख लें, इसमें जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो उन पर जीरो है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है, दैट इज +1 और -1 एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ। यहाँ पर कुछ मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्ट्रेचिंग या इसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। जी, इसका दूसरा नाम मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाई करने से। इसी तरह फोर्थ आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा। तो ये जो रेक्टेंगल है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसलेट होकर यहां पर चली जाएगी। ट्रांसलेशन का ये मतलब होता है। तो जो ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी फिगर को अपनी जगह से ट्रांसलेट कर देती है। देखो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनमें भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा तो उसको आगे डिस्प्लेस कर देगा। ये जो वाई एक्सिस के ऊपर है इनमें भी ऐड होगा, इनको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह हर पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहां तक चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास रोटेशन है। रोटेशन से क्या मुराद, आपने जी से मुराद इसके तमाम पॉइंट्स हैं, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करें, उसको आप एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा रोटेशन का, उसमें बेसिकली ये होगा कि ये जो आपके पास है रेक्टेंगल है, ये फिक्स्ड है, जो ओरिजिन वाला है उधर फिक्स पड़ी रहेगी और इस तरह से ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो रोटेशन से मुराद ये होता है। और इसमें याद रखना है आपने, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके जस्ट एंगल में इजाफा हो जाएगा और वो इस तरह से थोड़ी सी रोटेट कर जाएगी, तो इसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास तीसरी है स्ट्रेचिंग या मैग्निफिकेशन। तो स्ट्रेचिंग या मैग्निफिकेशन से क्या मुराद, इससे मुराद ये है कि आपने z जो है इसके हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये जो a है ये एक रियल नंबर है, ये याद रखना है। रोटेशन और स्ट्रेचिंग में भी दोनों में है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन रोटेशन के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है और स्ट्रेचिंग के अंदर मल्टीप्लाई करना किससे है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एक रियल नंबर से। अच्छा, आगे इसकी कंडीशंस हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जो a से ग्रेटर हो, a से ग्रेटर होने की सूरत में आपको जो रेक्टेंगल मिलनी है वो रेक्टेंगल इस तरह से मैग्नीफाई हो जाए। सॉरी, ये ओरिजिन वाला पोर्शन तो उधर ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर अपनी जगह पर रहकर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। और अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 0 और 1 के दरमियान है तो ये जो रेक्टेंगल है ये स्ट्रेच होने के बजाय कंट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सुकड़ जाएगी। तो उस सूरत में इस तरह की ये रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 से
छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इन्वर्जन है, लेकिन इन्वर्जन का कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है, उसको आप इस तरीके से नहीं समझ सकते। तो इन्वर्जन को आगे चलकर हम किसी स्टेप पर देखते हैं। तो इन बाकी ये तीनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनका मतलब मैंने आपको समझा दिए।